हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी पर सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं, आज हम लोग रिवीजन क्लास करते हैं प्राचीन इतिहास का। तो सबसे पहले बात कर लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इनके महत्वपूर्ण स्थल के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं, उत्खननकर्ता कौन है और किस नदी के किनारे स्थित स्थल है, और उत्खनन वर्ष के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्थल है हमारा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेंगे तो रावी नदी के किनारे स्थित था। उत्खननकर्ता के बारे में बात कर लूँगा तो दयाराम साहनी जी ने इसका उत्खनन किए थे। अगर वर्ष की बात करूँगा तो 1921 में इसका उत्खनन किया गया था, तो इसको याद रखना। अगले स्थल की बात करेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में। सिंधु नदी के किनारे स्थित यह स्थल है। इसके उत्खननकर्ता के बारे में बात कर लूँगा तो राखलदास बनर्जी थे। 1922 में इसका उत्खनन किए थे। अगले स्थल की बात करेंगे लोथल के बारे में। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित स्थल है। उत्खननकर्ता की बात कर लेंगे तो एस आर राव द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। उत्खनन वर्ष की बात करेंगे तो 1957 से 1958 के मध्य में इसका उत्खनन किया गया था। अगले स्थल की बात कर लेंगे कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा हमारा घग्गर नदी के किनारे स्थित स्थल है। उत्खनन वर्ष की बात करेंगे तो 1951 से 1952 के मध्य में इसका उत्खनन किया गया था। उत्खननकर्ता के बारे में बात कर लूँगा तो अमलानंद घोष द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। आगे बात कर लेंगे रोपड़ के बारे में। तो रोपड़ हमारा सतलज नदी के किनारे स्थित स्थल है। इसके उत्खननकर्ता के बारे में बात कर लूँगा तो यागदत्त शर्मा जी थे। 1953 में इसका उत्खनन किया गया था। कोटदाजी स्थल के बारे में बात करूँगा तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित स्थल है। उत्खननकर्ता के बारे में बात करूँगा तो फजल अहमद खां द्वारा इसका उत्खनन किया गया था 1953 में। चुंदड़ों की बात कर लेंगे तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित स्थल है। उत्खननकर्ता के बारे में बात करूँगा तो NG मजूमदार जी इसका उत्खनन किए थे। 1930 से 1931 के मध्य में इसका उत्खनन किया गया था। आगे बात कर लूँगा रंगपुर के बारे में। तो रंगपुर हमारा मादा नदी के किनारे स्थित स्थल है। इसके उत्खननकर्ता के बारे में बात कर लूँगा MS वत्स जी इसका उत्खनन किए थे 1931 में। आलमगीरपुर के बारे में बात कर लूँगा तो यह हिंडन नदी के किनारे स्थित स्थल है, जो कि हमारा मेरठ में है। इसके उत्खननकर्ता की बात करेंगे तो यागदत्त शर्मा जी थे। 1958 में इसका उत्खनन किया गया था। आगे बात कर लूँगा सुतका गेंडोर, यह दासक नदी के किनारे स्थित स्थल था। इसके उत्खननकर्ता के बारे में बात कर लूँगा तो RL स्टाइन जी थे। 1927 में इसका उत्खनन किया गया था। आगे बात कर लूँगा बनावली, यह रंगोई नदी के किनारे स्थित स्थल था। इसके उत्खननकर्ता के बारे में बात करूंगा तो रविंद्र सिंह बिष्ट थे। 1973 से 1974 के मध्य में इसका उत्खनन किए थे। धौलावीरा के बारे में बात करूंगा तो मनाहर नदी के किनारे स्थित यह स्थल है। इसके उत्खननकर्ता के बारे में बात करूंगा तो रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1991 के मध्य में इसका उत्खनन किए थे। तो ये सब हमारे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे जिनको हम डिस्कस कर लिए, जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला कालीबंगा हुआ, रोपड़ हुआ, चंदड़ो हुआ, रंगपुर हुआ, आलमगीर, बनावली और धौला। इतने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनके जरूर उत्खननकर्ता और वर्ष के बारे में जरूर याद रखना। आगे बात कर लेंगे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में बात करूँगा तो उत्तर में बात कर लूँगा तो मांडा तक, यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये चिनाब नदी के किनारे स्थित था मांडा। और दक्षिण में बात कर लूँगा तो दायमाबाद, यानी महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे तक के इसका विस्तार मिलता है। यानी उत्तर से दक्षिण का विस्तार कर देंगे, मांडा से दायमाबाद तक के इसका विस्तार है। पश्चिम से पूर्व के विस्तार के बारे में बात करूँगा, सुतका गेंडोर से लेकर आलमगीरपुर तक के इसका विस्तार मिलता है। सुतका गेंडोर की बात कर लेंगे तो बलूचिस्तान, यानी दासक नदी के किनारे स्थित यह स्थल था। और पूर्व में बात कर लेंगे तो आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह हिंडन नदी के किनारे स्थित स्थल था, जो कि मेरठ में प्रेजेंट है। अब हम लोग बात कर लेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं।
पहले क्षेत्र की बात करेंगे तो अफगानिस्तान में कौन कौन से पुरास्थल स्थित है, तो उसमें स्थित स्थल की बात कर लेंगे शत्रुदगोई, मुंडीगाक, ये सब हमारे अफगानिस्तान में स्थित स्थल हैं। बलूचिस्तान में बात कर लेंगे जो कि पाक में स्थित है, सुदका गेंडोर, सुदका को, बालाकोट, मेहरगढ़, ये सब हमारे बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल थे। वही सिंध की बात कर लेंगे तो मोहनजोदाड़ो, चिंदड़ो, कोटदाजी, जुदीर जुदाड़ो, ये सब हमारे सिंध में स्थित पुरास्थल थे। पंजाब में बात कर लेंगे तो हड़प्पा हुआ, गनेरीवाल हुआ, रहमान ढेरी हुआ, सराय खोला हुआ, जलीलपुर हुआ, गुमला हुआ, ये सब हमारे पंजाब में स्थित पुरास्थल थे। आगे बात कर लेंगे पंजाब में स्थित हमारे स्थल थे कौन कौन, रोपड़ हुआ, संगोल हुआ, बाड़ा हुआ, ये सब हमारे पंजाब में स्थित पुरास्थल थे। वही हम बात कर लेंगे हरियाणा में कौन कौन से स्थित है, बनावली हुआ, मिताथल हुआ, राखीगढ़ी हुआ, बालू हुआ, कुड़ाल हुआ, ये सब हमारे हरियाणा में स्थित पुरास्थल थे। राजस्थान में स्थित स्थल के बारे में बात करूंगा तो कालीबंगा और पीलीबंगा, ये सब हमारे राजस्थान में स्थित पुरास्थल थे। उत्तर प्रदेश में बात कर लूँगा तो आलमगीरपुर हुआ, हुलास हुआ, ये दोनों हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित पुरास्थल थे। गुजरात में बात कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे पुरास्थल कहाँ पर मिले हैं, गुजरात में मिले। ये दो भागों में बटा हुआ था, कच्छ केरल और खंबात की खाड़ी। कच्छ केरल में बात कर लेंगे तो धौलावीरा हुआ, सुरगोडदा हुआ, देशलपुर हुआ, ये सब हमारे कच्छ केरल में स्थित पुरास्थल थे। और खंबात की खाड़ी में स्थित स्थल की बात करूँगा तो रंगपुर हुआ, लोथल हुआ, रोजदी हुआ, कुतांसी हुआ, नागेश्वर हुआ, प्रभास पाटन हुआ, तेलोद हुआ, नगवाड़ा हुआ, शिकारपुर हुआ, मेघम हुआ, भगत राव हुआ, जूनीकुरन हुआ, ये सब हमारे गुजरात के स्थित खंबात के खाड़ी में स्थित पुरास्थल थे। महाराष्ट्र में बात कर लेंगे तो एक ही स्थल स्थित था हमारा दायमाबाद। तो ये सब हमारे पुरास्थल के विस्तार के बारे में बात कर। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राचीन नदी के बारे में और आज किस नाम से जाना जाता है, यानी आधुनिक नाम और प्राचीन नाम के बारे में बात करूंगा। तो विस्तृतता की बात कर लेते हैं। प्राचीन नाम था ये हमारा झेलम, आज के नाम से जाना जाता है। अस्कनी चिनाब नदी के नाम से जाना जा रहा है। बिपाशा की बात कर लेंगे तो ब्यास नदी के नाम से प्रेजेंट है। परुषणी नदी की बात करेंगे तो रावी नदी के नाम से जाना जाता है। सतुद्री नदी की बात कर लेंगे तो सतलज के नाम से जाना जा रहा है। कुंभा की बात कर लेंगे तो काबुल के नाम से ये प्रेजेंट है। कुर्रम की बात कर लेंगे तो यह कुर्रम आज भी कहा जा रहा है। आगे बात करेंगे गोमती नदी के बारे में तो यह गोमल के नाम से जाना जाता है। दृश्य दोती हुआ, यह हमारा घग्गर नदी के नाम से जाना जा रहा है आज के डेट में। तो ये सब हमारे प्राचीन नाम और आधुनिक नाम के बारे में डिस्कस कर लिया जो कि नदियों के नाम थे। आगे बात कर लेंगे बौद्ध संगीति के बारे में। कौन सा बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था और अध्यक्ष कौन थे। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो राजगृह में हुआ था। वर्ष की बात करेंगे तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। शासक उस समय कौन थे, अजातशत्रु थे। हर एक वंश के शासक थे। अध्यक्षता किसने की थी तो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो वैशाली में यह संपन्न हुआ था। यह 383 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय शासक कौन थे, कालाशोक थे। यह शिशुनाग वंश के शासक थे। अध्यक्ष कौन था तो सबकामी थी उस समय अध्यक्ष। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र में यह संपन्न हुआ था 250 ईसा पूर्व में। उस समय शासक हमारा कौन था, अशोक थे जो कि मौर्य वंश के शासक थे। और अध्यक्षता किसने की थी तो मोगल पुत्र तिश ने इसकी अध्यक्षता की। आगे बात कर लेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में तो यह कुंडल वन कश्मीर में संपन्न हुआ था। ईस्वी की बात कर लेंगे तो प्रथम शताब्दी में इसका संपन्न हुआ था। शासक कौन थे, कनिष्क यानी कुषाण वंश के शासक थे। अध्यक्षता किसने की थी तो वसुमित्र इसकी अध्यक्षता किए थे। तो ये सब हमारे बौद्ध संगीति थी। 4 बौद्ध संगीति हुई थी, अलग अलग जगहों पर हुई थी जिनको हम डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बात कर लेंगे महाजनपद के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं महाजनपद का विस्तार कहाँ पर मिला। स्रोत अष्टाध्यायी की बात करेंगे तो लेखक कौन थे, पाणिनि थे। इसमें 40 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। वहीं धार्मिक साहित्य की बात कर लेंगे यानी बौद्ध और जैन साहित्य में तो बौद्ध साहित्य में बात करेंगे अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है।
वहीं जैन साहित्य में बात करेंगे भगवती सूत्र में ये 16 महाजनपद पर उल्लेख मिलता है। यानी अगर हम बात करेंगे धार्मिक ग्रंथ के बारे में तो बौद्ध और जैन में इसका विवरण मिलता है। वहीं अष्टाध्यायी में बात कर लेंगे तो 40 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ते हैं वो 16 महाजनपद हैं, जो कि बौद्ध और जैन के ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं 16 महाजनपद कौन कौन थे। सबसे पहला महाजनपद हमारा मगध था। मगध की राजधानी की बात करेंगे तो गिरिब्रज यानी राजगिरी के नाम से जाना जाता है। यह पाटलिपुत्र में स्थित था। काशी की बात कर लेंगे तो वाराणसी इसकी राजधानी थी। वश की राजधानी की बात करेंगे तो कौशाम्बी थी। अंग की बात कर लेते, कौशल की राजधानी की बात कर लेंगे तो श्रावस्ती था। वज्र की राजधानी की बात करेंगे तो विदेह या मिथिला था। मल्ल की राजधानी की बात करेंगे तो कुशीनारा या पावा था। कंबोज की बात कर लेते हैं तो राजपुर या हाटक इसकी राजधानी थी। गांधार की बात कर लेते हैं तो तक्षशिला इसकी राजधानी थी। गांधार की बात कर लेंगे, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। सुरसेन की बात कर लेंगे, मथुरा इसकी राजधानी थी। अश्मक की बात कर लेंगे तो ये पोटन यानी पोटली इसकी राजधानी थी। अवंती की बात करेंगे तो अवंती उज्जैनी या दक्षिणी अवंती महिष्मती इसकी राजधानी थी। मत्स्य की बात करेंगे तो विराटनगर इसका राजधानी था। कुर की बात कर लेते इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। चेदी की बात कर लेते शक्तिमती इसकी राजधानी थी। पांचाल की बात कर लेते, यह उत्तरी पांचाल अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल काम्पिल्य 2 भागों में बटा हुआ था इसकी राजधानी। तो ये सब हमारे महाजनपद के प्रमुख राजधानियाँ थी जिनको हम डिस्कस कर लिए। किसकी राजधानी कहाँ पर स्थित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं राजवंश और संस्थापक और राजधानी के बारे में। कौन से राजवंश के कौन संस्थापक थे और राजधानी कहाँ पर अपना बनाए थे। मौर्य वंश की बात कर लेते हैं, चंद्रगुप्त इसके संस्थापक थे। पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाए हुए थे। शिशुनाग वंश की बात कर लेते हैं, शिशुनाग इसके संस्थापक थे। ये वैशाली अपनी राजधानी बना कर रखे थे। नंद वंश की बात कर लेते हैं, महापद्मनंद इसके संस्थापक थे। ये पाटलिपुत्र अपनी राजधानियाँ बना कर रखे थे। शुंग वंश की बात कर लेते हैं, यह पुष्यमित्र इसके संस्थापक थे। ये पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। हर्यक वंश की बात कर लेते तो बिंबिसार इसके संस्थापक थे। राजगिरी अपनी राजधानियाँ बना। सातवाहन की बात कर लेते, शिमुक इसके संस्थापक थे। प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। कड़व वंश की बात कर लेते, वासुदेव इसके संस्थापक थे। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। कुषाण वंश की बात कर लेते हैं, कुजुल फटविशिस इसके संस्थापक थे। कुडुल फटविशिस इसके संस्थापक थे। ये पुरुषपुर अपनी राजधानी बनाकर रखे थे। गुप्त वंश की बात कर लेते हैं, श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाए हुए थे। आगे बात कर लेते हैं हूण वंश के, तो ये तोरणमाल इसके संस्थापक थे। सियालकोट अपनी राजधानी बनाकर रखे थे। वर्धन वंश की बात कर लेते हैं, पुष्यभूत इसके संस्थापक थे। थानेश्वर अपनी राजधानी बनाकर रखे थे। पांड्य वंश की बात कर लेते हैं, नेडियाल इसके संस्थापक थे। मदुरई अपनी राजधानी बनाए हुए थे। चोल वंश की बात कर लेते हैं, विजयालय इसके संस्थापक थे। तंजौर अपनी राजधानी बनाकर रखे थे। पल्लव वंश की बात करते, सिंह बर्मन चतुर्थ इसके संस्थापक थे। कांचीपुरम अपनी राजधानी बनाकर रखे थे। राष्ट्रकूट की बात कर लेते हैं तो ये दंत दुर्ग इसके संस्थापक थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी की बात करते मान्यखेत इनकी राजधानी। आगे बात कर लेंगे चालुक्य वंश या कल्याणी इसी के नाम से जाना था। इसके संस्थापक की बात कर लेंगे, तैलभ सेकंड इसके संस्थापक थे। मान्यखेत अपनी राजधानी बनाकर रखे थे इन्होंने। चालुक्य वंश यानी बादामी वंश की बात करेंगे तो इसके संस्थापक जय सिंह प्रथम थे। इनकी राजधानी की बात करेंगे तो वातापी इनकी राजधानी था। चालुक्य वेगी की बात कर लेंगे तो विष्णुवर्धन इनके संस्थापक थे। वेगी इसकी राजधानी थी। होयसल वंश की बात कर लेंगे तो विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे। द्वार समुद्र इनकी राजधानी थी। यादव यश की बात कर लेंगे तो इसके संस्थापक की बात कर लेंगे तो भिल्लभ फिफ्थ थे इसके संस्थापक। और इनकी राजधानी की बात करेंगे तो देवगिरी थी इनकी राजधानी। कदम्ब वंश की बात कर लेते हैं, मयूर शर्म इनके संस्थापक थे। बनवासी इनकी राजधानी थी। काकतीय वंश की बात करेंगे तो बीटा प्रथम इसके संस्थापक थे। आमकोंड इनकी राजधानी थी। गंग वंश की बात कर लेते हैं, ब्रजहस्त पंचम
इनके संस्थापक थे। राजधानी की बात कर लेंगे तो कोलाल व तलकांड इनकी राजधानी थी। पाल वंश की बात कर लेते हैं, गोपाल इनके संस्थापक थे। मुंगेर इनकी राजधानी थी। आगे बात कर लेते हैं तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, इनकी राजधानी मुंगेर थी। सेन वंश की बात कर लेंगे, सामंत सेन इसके संस्थापक थे। लखनौती इनकी राजधानी थी। बर्मन वंश की बात करेंगे तो पुष्य बर्मन इनके संस्थापक थे। प्रयाग ज्योतिषपुर इनकी राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करेंगे तो नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक थे। कन्नौज इनकी राजधानी थी। गढ़ालवाल वंश की बात करेंगे तो ये चंद्रदेव इनके संस्थापक थे। कन्नौज इनकी राजधानी थी। चौहान वंश की बात करेंगे तो वासुदेव इनके संस्थापक थे। अजमेर इनकी राजधानी। परमार वंश की बात करेंगे तो उपेंद्र इनके संस्थापक थे। धारा नगरी इनकी राजधानी थी। चंदेल वंश की बात करेंगे तो नन्नुक इनके संस्थापक थे। खजुराहो इनकी राजधानी थी। सोलंकी वंश की बात करेंगे, मूलराज इनके संस्थापक थे। अहिलवाड़ इनकी राजधानी थी। कलचुरी वंश की बात करेंगे तो कोकल इनके संस्थापक थे। त्रिपुरी इनकी राजधानी थी। गुलाम वंश की बात करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक थे। दिल्ली इनकी राजधानी थी। शालू वंश की बात करेंगे, नरसिंह इसके संस्थापक थे। तुगलक वंश की बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे। दिल्ली इनकी राजधानी थी। सैयद वंश की बात करेंगे, खिलजी खां इनके संस्थापक थे। दिल्ली इनकी राजधानी थी। लोधी वंश की बात कर लेंगे, बहलोल लोधी संस्थापक थे। दिल्ली इनकी राजधानी थी। संगम वंश की बात करेंगे, हरिहर एवं बुक्का इनके संस्थापक थे। विजयनगर इनकी राजधानी थी। खिलजी वंश की बात करेंगे, जलालुद्दीन खिलजी इनके संस्थापक थे और दिल्ली इनकी राजधानी थी। तुलु वंश की बात करेंगे, वीर नरसिंह इनके संस्थापक थे। विजयनगर इनकी राजधानी थी। आरवीडू वंश की बात करें, तिरुमल इनके संस्थापक थे। पेनुकोंडा इनकी राजधानी थी। आदिल शाही वंश की बात करेंगे, आदिल शाह संस्थापक थे। बीजापुर इनकी राजधानी थी। निजाम शाही की बात कर लेंगे, मलिक अहमद इनके संस्थापक थे। अहमदनगर इनकी राजधानी थी। मुगल वंश की बात करेंगे तो बाबर संस्थापक थे। दिल्ली या आगरा इनकी राजधानी थी। भोसले वंश की बात करेंगे, छत्रपति शिवाजी इसके संस्थापक थे। रायगढ़ इनकी राजधानी थी। ये सब प्रमुख वंश और उनकी राजधानियाँ और संस्थापक के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस कर लिए।